दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। अर्पिता पूरी रात चैन से नहीं सो पाई। वो खुद को इतना दबा हुआ महसूस कर रही थी कि सांस भी नहीं ले पा रही थी। सूरज खुलते ही उसकी आंखें हल्की सी खुली। वो जैसे ही करवट लेने लगी, उसे लगा कि उसने एक बड़े इंसान के आकार का तकिया पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं और वो उठकर बैठने लगी, पर वो उठ ना सकी। पर जैसे ही उसने देखा कि जिसे उसने तकिया समझकर गले लगाया हुआ था, वो तो संजय था। उसका तराशा हुआ चेहरा आंखें बंद किए हुए भी एक अलग ही शान दिखाता था। अब उसके चेहरे पर बदमाशी की जगह एक अलग ही कशिश और भोलापन था। ऐसा लगता था वो सोते हुए बिल्कुल भी हिला ही नहीं था। अगर अर्पिता पूरी रात संजय को गले लगाकर सो रही थी, तो फिर अनन्या कहाँ थी? अर्पिता ने चिंता से अपना सिर घुमाकर देखा। छोटी सी प्यारी सी अनन्या आराम से तकिए पर सो रही थी। उसका चेहरा गुलाबी था और वो सोते सोते अपने सुंदर होंठ बार बार हिलाती थी। तो अर्पिता की नींद ठीक से पूरी ना होने का कारण संजय था। वो कमरे में कहीं भी सो सकता था, पर उसने वही जगह चुनी। अर्पिता का चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से उसका सिर हिलाया। हालांकि उसका सिर इतना भारी था, वो उसे जरा सा भी हिला न सकी। अगर ऐसी हालत में उसकी नींद खुल जाती तो अर्पिता को बहुत अजीब लगता। हालांकि अभी परेशानी ये थी कि अगर वो उसे नहीं उठाती तो संजय और कितनी देर तक सोना चाहता था। अगर वो बाद में उठा तब भी उतना ही अजीब लगता। उसे जगा दूं, उसे नहीं जगाऊं। अर्पिता बहुत देर तक इसी उलझन में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे लगा आखिरकार उसे जगाने या ना जगाने का नतीजा तो एक ही होगा। फर्क बस इतना ही था कि वो कितनी देर तक उसका फायदा उठा सकता था। जैसे ही अर्पिता के दिमाग में ये ख्याल आया, उसने पूरा दम लगा के जोर से उसका सर पीछे धकेल दिया। मिस्टर संजय, भगवान के लिए जाग जाइए। संजय हड़बड़ा कर उठा और अर्पिता को देखने लगा। उसने देखा कि उसके सामने बैठी अर्पिता ने अपने दांत बाहर निकाले हुए थे और वो शेरनी की तरह पंजे दिखा रही थी। संजय उठकर बैठ गया। वो हाथ से अपना माथा मलने लगा। तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? वो अभी अभी जागा था और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। उसकी आवाज में एक भारीपन था, जबकि अर्पिता के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था कि उसे पता ही नहीं कि वो पूरी रात अर्पिता को गले लगाकर सोया था। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अनन्या को गले लगाकर सोई थी, पर जब मैं जागी तो आप मेरी बाहों में क्यों थे? यहाँ तक कि आपका सर भी मेरे बहुत कोशिश करने के बाद भी अर्पिता उसके आगे नहीं बोल पाई। वो बस उसे गुस्से से देखती रही। तुमने मुझे बिल्कुल अनन्या समझ लिया था और अपने गले लगा लिया था। बहुत छुड़ाने के बाद भी तुम मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती थी, और अब तुम उसका इल्जाम मुझ पर लगाओगी। संजय कहता हुआ बिस्तर से नीचे उतरा। उसने अपने कपड़े ठीक किए और फिर टेबल के पास जाकर एक गिलास पानी डाला। वो खड़ा होकर आराम से पानी पीने लगा। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। कोई भी उसे देखता तो अपनी नजर उस पर से ना हटा पाता। अर्पिता भी उसे लगातार देखती ही जा रही थी और जो भी सवाल उसने अपने दिमाग में सोचे थे वो सब भूल चुकी थी। वो जल्दी से बेड से उतरी और अपने जूते पहनकर वहां से भागने लगी। उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि संजय दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और उसने अर्पिता को रोक दिया। रुको। बिना सोचे समझे अर्पिता चिल्लाई, मैं एक भी सेकंड रुकना नहीं चाहती। एक तरफ हट जाइए, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, और फिर जो भी होगा उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। इस तरह से चिल्लाने के बाद अर्पिता खुद भी हैरान थी। वो थोड़ा पीछे हटी और उसने अपना सर उठाकर संजय को देखा, जो उसके सामने ही खड़ा था। थोड़ी देर बाद संजय ने अपने पतले होंठ हिलाते हुए बोला, तुमने अभी अभी क्या कहा? क्या? समय रहते सब कुछ ठीक हो सकता था अगर वो उससे कह दे कि उसने तो कुछ कहा ही नहीं। उसने अपने दिमाग में दोबारा सोचा कि अभी अभी अपने बिग बॉस पर चिल्लाकर उसने क्या कर दिया था। उसने कैसे कह दिया कि वो उसके करीब जाना चाहती थी। अब उसे क्या करना चाहिए? उसे इसका तुरंत जवाब चाहिए था। उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी। जैसे ही उसने संजय की आंखों में देखा, उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। उसने अपनी कमर सीधी करते हुए बोला, आपने पूरी रात मेरा फायदा उठाया और अब मुझे रोकने के लिए कह रहे हैं। मुझे डर था
कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी और मैं आपसे अपना हिसाब पूरा कर लूंगी। संजय अपने मन में सोच रहा था, बस इतना ही? जो तुम्हारे दिमाग में है वो कहो। अर्पिता पहले ही इतनी शर्मिंदा थी कि वो उसकी आंखों में भी देख ना सकी। संजय उसके सामने से हट गया। वो दरवाजे का सहारा लेकर खड़ा हुआ और अपनी भौहें चढ़ाकर अर्पिता की तरफ देखते हुए बोला, मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए याद दिलाना चाहता था कि तुम अपना कोट ले जाना भूल गई हो। अर्पिता ने अपना सर घुमाकर सोफा की तरफ देखा। तब उसे समझ में आया कि वो सच में अपना कोट सोफा पर भूल गई थी। वो भाग कर गई और तुरंत उसे उठाकर वहां से चली गई। वो भागते हुए जानबूझकर संजय के पैर पर चढ़ गई। जो आपने पूरी रात मेरा फायदा उठाया, ये उसका ब्याज है, कहती हुई वो वहां से चली गई। वो धुएं की तरह नीचे उतरी और गायब हो गई। संजय उसे वहां खड़ा हुआ देखता रहा और जैसे ही वो उसकी नजरों से ओझल हुई, उसकी परछाई जैसे संजय की आंखों में घर कर गई। संजय के दिमाग में बीती रात अर्पिता का उसे गले लगाना और ना जाने देना बार बार घूम रहा था। संजय के चेहरे पर हल्की सी शर्म की लाली दिखाई दे रही थी, जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम की तरफ चला गया। वहीं मित्तल कॉर्पोरेशन में अर्पिता ऑफिस पहुंचने वालों में सबसे पहली थी। ये सोचकर कि वो संजय के पास जाना चाहती थी, वो खुद से इतनी शर्मिंदा थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो संजय से ऑफिस आने के लिए लिफ्ट भी ले सके। संजय जब ऊपर था, वो चुपचाप वहां से निकल आई थी। जब वो ऑफिस पहुंची तब तक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में कोई नहीं आया था। वो अपना बैग उठाकर अपनी सीट की तरफ गई और बैठ गई। उसे कंप्यूटर ऑन करने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उसने अपना फोन निकाला और शिखा अवस्थी का नंबर डायल किया। उधर से आवाज आई, जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच्ड ऑफ है। उसने अपना फोन बंद कर रखा था। शिखा अवस्थी का फोन तभी से बंद आ रहा था जब अर्पिता उस अपार्टमेंट बिल्डिंग में गई थी जहां शिखा रहती थी, और वहां जाकर उसे पता लगा था कि शिखा अवस्थी वहां से जा चुकी थी। जबकि अर्पिता ने दिन में कई बार उसे फोन लगाने की कोशिश की, पर हर बार शिखा अवस्थी का फोन बंद ही आ रहा था। क्या शिखा अवस्थी ने अपना फोन नंबर बदल लिया था, या उसने अपना फोन जानबूझकर बंद कर दिया था ताकि उससे कोई भी बात न कर सके? क्या शिखा अवस्थी का उस इंसान से कोई संबंध था जिसने अर्पिता को बीती रात फंसाने की साजिश रची थी? अर्पिता अपनी सीट पर बैठे हुए सारी बातों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि बहुत सोचने पर भी उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने किसी के साथ गलत किया था। देखा जाए तो वो किसी को जानती ही नहीं थी, क्योंकि वो कुछ समय पहले ही पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में आई थी। तो उससे कौन नफरत करता था? बस एक संभावना थी, हो सकता था कि वो किसी के लिए खतरा बन चुकी थी। जब उसने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया था, अदिति जा चुकी थी, रोमा का भी ट्रांसफर हो चुका था, शिखा अवस्थी भी नौकरी छोड़कर जा चुकी थी। अब कौन बचा था? अगर कोई शिखा अवस्थी को अर्पिता के खिलाफ उकसा रहा था तो उसकी पोजीशन शिखा अवस्थी से ऊंची होनी चाहिए, नहीं तो शिखा कभी भी इतना जोखिम नहीं उठाती, क्योंकि वो अपनी नौकरी से बहुत प्यार करती थी। अर्पिता के दिमाग में अचानक से कुछ आया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और मैनेजर के ऑफिस की तरफ देखा, जो कि उसकी सीट के काफी करीब था। क्या वो इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी? अर्पिता को हमेशा से लगता था कि शिखा अवस्थी वाली घटना को लेकर गीतांजलि का व्यवहार कुछ अलग ही था। जब अर्पिता अपने ख्यालों में खोई हुई थी, उसके पीछे से कुछ कदमों के चलने की आहट आई। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी संजय और अर्पिता की। क्या अर्पिता अपने साथ हुई साजिश का पता लगा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।